हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के बारे में। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर हम लोग इसकी डेफिनेशन से लेकर मैनेजमेंट तक सारे टॉपिक्स को वन बाय वन क्लियर करेंगे। स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। यानी कि जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है ना, उसका मतलब होता है कि जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती है उसके इन्फ्लामेशन को हम लोग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। अब ग्लोमेरुलर कैपिलरीज क्या होती है? अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज दैट फिल्टर्स द ब्लड। जो फिल्टर करती है ना ब्लड को कैपिलरीज किडनी के नेफ्रॉन्स के अंदर, उन कैपिलरीज को हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। सो इनके इन्फ्लामेशन को ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोला जाता है। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स की, या फिर क्या क्या कॉजेज होते हैं जिनकी वजह से ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस देखने को मिलता है। फर्स्ट है स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन। यानी कि कोई भी स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन है पेशेंट के अंदर तो उसके अंदर हमको ये डिजीज़ देखने को मिलती है। वायरल इन्फेक्शन की वजह से देखने को मिलती है। अल्टर्ड इम्यूनिटी, अल्टर्ड इम्यूनिटी की वजह से भी आपको ये डिजीज़ देखने को मिलती है। इसी के साथ ऑटो इम्यून डिजीज़ एंड इनहेरिटेड कंडीशंस होती है, उनकी वजह से भी आपको ये देखने को मिलती है। सो ये सारे कुछ कॉजेज़ थे। नेक्स्ट, अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। पैथोफिजियोलॉजी के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से ये जो डिजीज़ है या फिर ये जो कंडीशन है वो प्रोसीड करती है बॉडी के अंदर। सबसे पहले, ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स। जो भी ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स है या कॉजेज़ है उनकी वजह से इंक्रीज एंटीजन एंड एंटीबॉडी प्रोडक्ट। जो भी एंटीजन और एंटीबॉडी प्रोडक्ट्स है वो इंक्रीज हो जाते हैं बॉडी के अंदर। फर्स्ट, डिपोजिशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स इन बेसमेंट मेम्ब्रेन। यानी कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है ना, वहाँ पर एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होता है, उनका डिपोजिशन होने लग जाता है, यानी कि वो वहाँ पर इकट्ठा होने लग जाते हैं। इसके चलते इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ इपिथेलियल सेल्स लाइनिंग ऑफ ग्लोमेरुलर। यानी कि जो ग्लोमेरुलस होता है ना, उसकी जो लाइनिंग होती है वहाँ पे इपिथेलियल सेल्स का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज देखने को मिलता है। नेक्स्ट, थिकनिंग ऑफ ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन। इसकी वजह से जो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन है वो थिक हो जाती है, उसके अंदर थिकनिंग देखने को मिलती है और आगे चल के ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज देखने को मिलती है इसके चलते। सो आई होप आपको पैथोफिजियोलॉजी समझ आई होगी। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बारे में। यानी कि इस कंडीशन के अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं उनकी हम यहाँ पर बात करेंगे। फर्स्ट है, यूरिन में बी अपीयर कोला कलर्ड बिकॉज ऑफ आरबीसी प्रोटीन एंड डब्ल्यूबीसी। यानी कि जो यूरिन यहाँ पर देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर वो कोला कलर्ड का देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो यहाँ पर यूरिन है उसके अंदर आरबीसी भी हो सकती है, प्रोटीन भी हो सकती है और डब्ल्यूबीसी भी हो सकती है। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन है ना वो यहाँ पर थिक हो गई है, डैमेज हो गई है, तो जो प्रोटीन है, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी है, वो भी फिल्टर हो जाएगी वाटर के साथ। नेक्स्ट है हेमेचुरिया, यानी कि ब्लड इन यूरिन। यानी कि यूरिन के अंदर ब्लड देखने को मिल सकता है और ओलिग्यूरिया भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि यूरिन आउटपुट जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज देखने को मिलेगा। और क्योंकि यूरिन आउटपुट डिक्रीज होगा तो बॉडी के अंदर जो यूरिन रिटेंशन है वो इंक्रीज होगी, उसके चलते यहाँ पर एडिमा भी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं पफीनेस ऑफ द फेस। फेस के ऊपर आपको पफीनेस देखने को मिलेगा, एनीमिया देखने को मिलेगा, फ्लैंक पेन देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन एंड हेडेक भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये सारे कुछ साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की कंडीशन के अंदर। अब हम लोग बात करेंगे डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस के अंदर देखेंगे कि कौन से टेस्ट यहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं जिनके चलते हम लोग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का पता लगा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। देन फिजिकल एग्जामिनेशन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डायग्नोसिस है। इसके अलावा यूरिन एग्जामिनेशन, कंप्लीट ब्लड सर्कुलेशन टेस्ट और रीनल फंक्शनिंग टेस्ट भी यहाँ पर किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर हम लोग बात करेंगे कि इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यहाँ पर क्या क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाया जाता है। सबसे पहले एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो होती है ना वो हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए दी जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे आगे
नेक्स्ट है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स जो ड्रग्स होती है वो भी यहाँ पर दी जाती है टू रिमूव एक्सेसिव फ्लूड एंड आल्सो ट्रीट एडिमा, जो कि जो एक्सेसिव फ्लूड है बॉडी के अंदर उसको रिमूव करने में हेल्प करती है और एडिमा की कंडीशन को रिलीफ देती है। H2 ब्लॉकर्स भी यहाँ पर दी जाती है इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। इसी के साथ एंटीबायोटिक्स थेरापी यहाँ पर दी जाती है टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। एंटीबायोटिक्स फॉर इन्फेक्शन दी जाती है। एंड सॉरी, ये 2 बार प्रिंट हो गया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्शंस ऑफ सोडियम इन डाइट बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन। सो क्योंकि हाइपरटेंशन देखने को मिलता है इस कंडीशन में, तो सोडियम को डाइट के अंदर डिक्रीज करना है या फिर रेस्ट्रिक्ट कर देना है कुछ टाइम के लिए, ताकि जो हाइपरटेंशन है उसके अंदर आपको रिलीफ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है फ्लूइड रिस्ट्रिक्शंस बिकॉज ऑफ ओलिग्यूरिया एंड एडिमा। सो क्योंकि ओलिग्यूरिया और एडिमा यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो जो फ्लूइड का इंटेक है उसको कुछ टाइम के लिए रेस्ट्रिक्ट करना है या फिर डिक्रीज करना है, और कार्बोहाइड्रेट डाइट जो है वो इंक्रीज करनी है। नेक्स्ट, अगर ये कंडीशन ट्रीट नहीं हो पा रही है तो डायलिसिस भी यहाँ पर किया जाता है। डायलिसिस के अंदर क्या होता है ना, एक निडल या कैथेटर को इंसर्ट करते हैं हम लोग पेरिटोनियल कैविटी में, और जो भी एक्सेसिव फ्लूइड है उसे वहाँ से बाहर निकालते हैं। उस प्रोसीजर को बोलते हैं डायलिसिस। तो ये भी यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स। सो ये भी कुछ ड्रग्स है, एग्जाम्पल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जो यहाँ पर दी जाती है। सो ये मेडिकल मैनेजमेंट था। इसके अंदर हमने फार्मेकोलॉजिकल और नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट की। सो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की कंडीशन के अंदर यहाँ पर नर्स के क्या क्या रोल होते हैं, नर्स यहाँ पर क्या क्या चीज़ें करती है, उनकी हम लोग इस नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन ऑफ पेशेंट। पेशेंट की जो भी हिस्ट्री है, चाहे वो पास्ट हिस्ट्री हो या फिर डिजीज से रिलेटेड जो भी हिस्ट्री है, उसको कलेक्ट करना है। नेक्स्ट, कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन में रिवील एस्काइटिस, प्लूरल इफ्यूजन एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ हार्ट फेलियर। यानी कि जो भी पेशेंट का कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन यहाँ पर करना है, ताकि एस्काइटिस, प्लूरल इफ्यूजन और जो भी हार्ट फेलियर की रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनको यहाँ पर मॉनिटर किया जा सके। नेक्स्ट है क्लोजली मॉनिटर द वाइटल साइंस। जो भी वाइटल साइंस है उन्हें मॉनिटर करना है। एग्जामिन द कलर, अमाउंट एंड अबनॉर्मल सब्सटेंस इन द यूरिन। यानी कि यूरिन के अंदर जो भी अबनॉर्मल सब्सटेंस है और कलर है यूरिन का, वो सब यहाँ पर मॉनिटर करना है। मेंटेन डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस। जो भी डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं पेशेंट को, उन्हें यहाँ पर मेंटेन करना है। इसके साथ इनकरेज बेड रेस्ट ड्यूरिंग एक्यूट फेज until the urine clear and burn creatinine and blood pressure normalize। यानी कि बेड रेस्ट प्रोवाइड करना है पेशेंट को। कब तक प्रोवाइड करना है? जब तक जो यूरिन है वो क्लियर देखने को ना मिले और जो बर्न और क्रिएटिनाइन का लेवल है यूरिन के अंदर वो डिक्रीज ना हो तब तक, और जब तक ब्लड प्रेशर नॉर्मल ना हो। एडमिनिस्टर मेडिकेशंस एज ऑर्डर्ड। जो भी मेडिकेशंस फिजिशियन और डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड की गई है उन सभी को पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है प्रॉपरली। नेक्स्ट है केयरफुली मॉनिटर्ड फ्लूइड बैलेंस एंड रिप्लेसमेंट फ्लूइड अकॉर्डिंग टू द पेशेंट फ्लूइड लॉस एंड डेली वेट। यानी कि जो भी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस है और डेली वेट और फ्लूइड लॉस है पेशेंट का, उसे मॉनिटर करते रहना है थ्रू आउट द ट्रीटमेंट। कुछ और यहाँ पर भी रोल्स है, सच एज मॉनिटर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एंड डेली वेट, जो जैसा कि अभी हमने बात करा फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का जो मॉनिटर करते रहना है। इसके अलावा डेली वेट मॉनिटर करना है पेशेंट का। मॉनिटर पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर एंड सेंट्रल वेनस प्रेशर। सो ये जो प्रेशर्स होते हैं दोनों के, ये भी यहाँ पर मॉनिटर करना है। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को भी यहाँ पर मॉनिटर करना है। पर्सनल हाइजीन जो है वो यहाँ पर मेंटेन करते हुए रखनी है हमें। डाइटरी टीचिंग रिगार्डिंग सोडियम एंड फ्लूइड रिस्ट्रिक्शंस। सो जो पेशेंट है उसको जो भी डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस है उनके बारे में समझाना है। सोडियम इनटेक लो करना है उसके बारे में समझाना है, और जो भी फ्लूइड रिस्ट्रिक्शंस है उनके बारे में पेशेंट को समझाना है। ऑल्सो गिव साइकोलॉजिकल सपोर्ट थ्रू आउट द ट्रीटमेंट। सो पूरे ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग या थ्रू आउट द ट्रीटमेंट जो भी साइकोलॉजिकल सपोर्ट और नॉलेज की ज़रूरत है डिजीज़ के रिगार्डिंग, वो पेशेंट को प्रोवाइड करनी है। ये भी नर्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। और अगर आपको इस टॉपिक की PDF चाहिए तो आप NSG टेलीग्राम चैनल
पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।